सॉरी। हेलो गाइस, मैं यशी अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने वाले पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व, पहले हम देखेंगे समकालीन विश्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, माना जाता है हम समकालीन विश्व किसको मानते हैं। समकालीन विश्व का मतलब क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल अर्थात 1945 के बाद का समय। 1945 के बाद के समय को ही हम समकालीन विश्व मानते हैं। सुरक्षा का अर्थ, अब हम देखेंगे सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। खतरे से आजादी, इतना सिंपल। खतरे से आजादी, मान लो अगर आप चाकू से कुछ काट रही है और आपके हाथ में चाकू लग जाए तो एक खतरा तो है, परंतु हम हर चीज को खतरे की कैटेगरी में नहीं ला सकते। अगर हम हर चीज को खतरे की कैटेगरी में लाएंगे तो हम घर में भी सेफ नहीं है। घर में भी हमारे साथ कोई ना कोई हादसा तो ही सकता है। इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि खतरा क्या है, खतरे की कैटेगरी कौन सी है, और हम खतरे की पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों ही कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के जीवन का मुख्य बिंदु ही सुरक्षा। मनुष्य के जीवन का मुख्य बिंदु ही सुरक्षा। अपने नागरिकों को सुरक्षा के विषय के लगभग सभी शब्दों की चिंता एक समान है। ठीक है, अब जो है अपने नागरिक जो होते हैं उसकी जो हर खतरे की चिंता एक समान ही है। सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को दो भागों में रखा गया। सुरक्षा के जो विभिन्न धारणा है, जो सोच है अपने अपने, उसे दो कैटेगरी में रखा गया। क्या? पारंपरिक व अपारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक है और अपारंपरिक है। पारंपरिक धारणाओं को दो भागों में रखा गया। पारंपरिक को भी दो भागों में रखा गया। क्या है वो? बाहरी व आंतरिक। एक बाहरी है और एक आंतरिक है। CWC, हथियार को बनाना एवं रखना प्रतिबंध कर दिया गया है। हथियार को बनाना और रखना में प्रतिबंध यानी रोक लगा दी गई है। अब हम ना तो हथियार बना सकते हैं ना रख सकते हैं। ये कब बनाई गई है? 1992 में बनाई गई है। BWC 1972 में बनाई गई जैविक हथियार संधि यानी केमिकल हथियार संधि है ये। ABA एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, मिसाइल संधि है। CTBT इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से पढ़िएगा। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, यानी इस पर रोक लगा दी। किस चीज पे? व्यापक, यानी बहुत ज्यादा परमाणु बना देना है, हम बहुत ज्यादा परमाणु बम नहीं रख सकते अपने पास, इस पे प्रतिबंध है, इस पर रोक है। अप्रवासी, देखिए अप्रवासी का क्या मतलब है? जो अपनी मर्जी से सब देश छोड़ते हैं, यानी जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। शरणार्थी, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण ना देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। देखिए प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया, आपका मकान टूट गया तो आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, वहाँ तो आप रह नहीं सकते। ठीक है, भूकंप आ गया या फिर तूफान आ गया तो आपका घर ढह सकता है, या फिर बाढ़ आ गई तो आप वहाँ पानी में आप फर्स्ट फ्लोर तक, सेकंड फ्लोर तक बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो आप नहीं रह सकते। कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, उससे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप वह नहीं रह पाएंगे। ठीक है, और राजनीतिक उत्पीड़न, देखिए पाकिस्तान में हुआ था जब हमारे पास इतने सारे शरणार्थी आए थे 1971 में, फिर युद्ध हुआ था, फिर बांग्लादेश उन शरणार्थियों को प्रोवाइड करा दिया गया था। भारत और पाकिस्तान का इस चक्कर में युद्ध भी हुआ था। तो वो जो शरणार्थी थे वो क्यों आए थे यहाँ पे? क्योंकि उन्हें परेशानी हो रही थी। परेशानी क्या होती है? राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा था उन पर, जबरदस्ती उनसे देश और उनके धर्म बदलवाए जा रहे थे, राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा था उन पर। ठीक है, और उन्हें अलग कैटेगरी में रखा जा रहा था, मतलब वो अपने वहाँ होते हुए भी उधर रह नहीं पा रहे थे, उधर उन्हें फ्रीडम नहीं थी, और आज भी उन्हें आज भी फ्रीडम नहीं है। तो जो उन बारे में बात कर रहे हैं जो शरणार्थी के रूप में ही आए थे, उन्हें तो बांग्लादेश प्रोवाइड करा दिया गया। ठीक है, हमेशा शरणार्थी जो मजबूरी में आते हैं। विस्थापित जन, जो व्यक्ति अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। जो लोग हैं, वो जो व्यक्ति है अपना घर छोड़ चुके हैं परंतु अपने राष्ट्रीय सीमा के अंदर, यानी अपने राष्ट्र के अंदर ही है, उन्हें विस्थापित जन कहा जाता है। देखिए हमने क्या पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ा अप्रवासी, जो अपनी मर्जी से छोड़ते हैं। शरणार्थी, जो मजबूरी में छोड़ते हो। तीसरे विस्थापित जन, जो अपने ही देश में रहते हैं बट वो जगह छोड़ते हैं जहाँ वहाँ पर रह रहे होते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। पारंपरिक धारणा, भारी सुरक्षा, देखिए हम भारी सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा पारंपरिक धारणा में दो है। पहले हम पढ़ेंगे भारी सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय हितों की अवधारणा से होता है। राष्ट्रीय के हित और राष्ट्रीय सुरक्षा से होता है। देखिए बाहर से कोई खतरा है तो हमारे राष्ट्र पे खतरा है ना, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कहलाएगा। ठीक है, देखिए हम बाहर से हमें किससे खतरा हो सकता है? ठीक है, बाहर से कोई देश हम पे वो तूफान
बाहर से कोई देश ही हम पे हमला करेगा तो सैनिक खतरों को किसी मुल्क के लिए सबसे अधिक खतरा माना जाता है। सैनिक खतरे को सबसे अधिक खतरा माना जाता है। इससे खतरे का स्रोत दूसरा देश होता है। इस खतरे का स्रोत क्या होता है, सोर्सेस क्या होते हैं इस खतरे के? दूसरा देश हो सकता है और दूसरा देश होता है जो सैन्य आक्रमण की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। जो क्या करता है कि आक्रमण की धमकी देता है, हमारे देश की संप्रभुता छीन लेगा हमसे, स्वतंत्रता, हमारी फ्रीडम छीन लेगा, राष्ट्रीय अखंडता, एकता छीन लेगा, ठीक है, इस बात की धमकी देता है। और ये सब चीज़ें हमारे देश के केंद्रीय मूल्य है, ठीक है, जो केंद्रीय मूल्यों के ऊपर खतरा उत्पन्न करते हैं। सैन्य कार्रवाई में आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। जो सैन्य कार्रवाई होती है, किसी पे हम अगर फायरिंग कर रहे हैं तो वो भी हम पे फायरिंग कर रहा होगा, तो इससे क्या हो सकता है, हमारे देश की आम जनता को नुकसान पहुंच सकता है। शायद ही किसी युद्ध में ऐसा हुआ हो कि किसी युद्ध में केवल सैनिक ही घायल हुए अथवा मारे गए। शायद ही कोई ऐसा युद्ध हुआ होगा अब तक जिसमें सिर्फ और सिर्फ सैनिक ही मारे गए हो और सैनिक ही घायल हुए। बट अगर हम देखें सैनिक भी घायल होते हैं तो वो भी हमारे देश की आम जनता ही है। औरतों और मर्द को, आम जो औरत मर्द होते हैं उनको युद्ध का निशाना बनाया जाता है, उनका तथा उनकी सरकार का हौसला तोड़ने के प्रयास किया जाता है। आपने देखा ही होगा आतंकवादी कभी कई बम रख देते, कभी कई ब्लास्ट तोड़े, कभी कई, तो यही आतंकवादी करते हैं, हमारा और हमारे देश का हौसला तोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। अब देखिए आप पे किसी ने हमला कर दिया, तो अगर 3 विकल्प होंगे तो हम वही 3 विकल्प के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला तो हमारे पास आता है आत्मसमर्पण, यानी कोई भी आप पे हमला कर दे तो आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, यानी उसके सामने झुक जाइए और उसे अपना देश दे दीजिए चुपचाप से। अब देखिए आप ऐसा करेंगे, पहली बात तो कोई भी राजनेता ऐसा करता नहीं है, और मान लीजिए आपने ऐसा कर भी दिया तो कोई भी देश आपको जीत लेगा, क्योंकि उससे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। आपको बस थोड़ा बोलने की जरूरत है और आप चुप करके अपना देश उसके हवाले कर देंगे। तो कोई भी राजनेता ऐसा आत्मसमर्पण की नीति नहीं अपनाता है। दूसरे हमारे पास क्या है, बिना युद्ध के मान लेना अथवा युद्ध से होने वाले विनाश को इस सीमा तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष स्वयं कर आक्रमण का आगमन ही ना करे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि या तो बिना युद्ध के मान लेना, या तो बिना युद्ध के मान ले, अथवा युद्ध से होने वाले विनाश को इस सीमा तक बनाने के संकेत देना। युद्ध से होने वाले विनाश को इस सीमा तक बनाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष से स्वयं कर आक्रमण का आगमन ही ना करे, यानी आक्रमण की शुरुआत ही ना की करे वो दूसरा देश। तीसरा विकल्प हमारे पास क्या है, आक्रमण शुरू हो जाए तो अपनी रक्षा करना। देखिए अगर आक्रमण शुरू होता है तो सबसे पहले हम अपनी रक्षा ही करेंगे, ठीक है, तो इसमें ये लिखेंगे कि आक्रमण शुरू हो जाए तो अपनी रक्षा करना। कई आक्रमणकारी देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाओ अथवा आक्रमणकारी को पराजित कर देना, ठीक है। पहले तो हम ये कर सकते हैं कि आक्रमणकारी हम पे हमला कर रहे हैं तो हम उसके मकसद को रोक दे, यानी हम उस पर जीत हासिल कर ले ताकि वो हम पे अपना मकसद कामयाब ना कर पाए, या फिर या तो पीछे हट जाओ या तो उसको पराजित कर दो। अगर पराजित कर दोगे तो वो मकसद पूरा नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं अवरोध। अवरोध का क्या मतलब होता है, परंपरागत सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आकांक्षाओं को रोकने में होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है, ठीक है। परंपरागत सुरक्षा नीति जो है उसका संबंध युद्ध की आकांक्षा को रोकने में होता है, यानी युद्ध की जो आकांक्षा है, जो युद्ध की पॉसिबिलिटीज है, उसे रोक देना, और उसे ही हम अवरोध कहते हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं। शक्ति संतुलन। चीन जो है हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, पाकिस्तान हमसे कम शक्तिशाली है, तो शक्ति संतुलन का मतलब है हमारी शक्ति इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब चाइना और हमारी शक्ति जो है में अप डाउन है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, हम कम है। बट इसका कहना है कि उसकी जितनी शक्ति हम या तो हासिल कर ले या उससे ज़्यादा कर लेंगे तब भी चलेगा, पर उस जितनी एटलीस्ट कर ले ताकि उससे हमें खतरा ना हो, क्योंकि जो पे हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही हम पे खतरा बन सकते हैं, जो हमसे कम शक्तिशाली होगा वो तो हमसे युद्ध करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हमसे उससे ही खतरा है। कोई देश जब अपने आस पड़ोस में देखता है तो पता चलता है कि देश उसे छोटे तो कुछ बड़े, तो उसे पता चलता है कि उससे कुछ देश तो उससे छोटे हैं और कुछ उससे बड़े हैं। इस संकेत प्राप्त हो जाता है कि भविष्य में किस मुल्क से उसे खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस समय ये पता चल सकता है कि किस देश से भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता है। जो हमसे कम शक्तिशाली है उससे तो होगा नहीं, जो हमसे ज़्यादा उससे ही होगा।
उदाहरण के लिए याद रखकर कि कोई देश बहुत शक्तिशाली है, उन मुल्कों को सीमा पार से खतरा था जिन मुल्कों के साथ अतीत में जंग हो चुकी है, जिनके साथ शत्रुता हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को पक्ष में बिठाने के लिए विशेष रूप से बल दिया जाता है। देखिए हमने क्या देखा, जिन मुल्कों के साथ हमारा अतीत में जंग हो चुकी हो या फिर हमारे अच्छे संबंध ना हो, उस देश से, जिससे देश से हमारी नहीं बनती, उस देश से शक्ति संतुलन अपने पक्ष में विशेष रूप से बल दिया जाता है। अपने पक्ष में रखने के लिए, यानी उससे ज़्यादा शक्तिशाली, यानी उसके एक शक्तिशाली होने के लिए विशेष रूप से बल दिया जाता है कि हम उस जितने एटलीस्ट हो ही जाए। इसको लेकर सरकारें जो होती है ना, वो बहुत संवेदनशील रहती है। इसको लेकर जो सरकार होती है बहुत संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे मुल्कों से शक्ति संतुलन परिणाम अपने पक्ष में रखने के लिए जी तौर से प्रयास करती है। कोई भी सरकार शक्ति संतुलन का परिणाम अपने पक्ष में रखने के लिए जी तौर से प्रयास करती है। गठबंधन बनाना सुरक्षा नीति का चौथा तत्व। गठबंधन में कई लोग सम्मिलित होते हैं। देखिए, गठबंधन बनाना शक्ति संतुलन का चौथा तत्व है और गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं, ठीक है। और सैन्य आक्रमण को रोकने अथवा सुरक्षा के लिए संवेद कदम उठाया जाता है। सैन्य आक्रमण को रोकने और सुरक्षा के लिए संवेद कदम उठाए जाते हैं, यानी सुरक्षा के लिए जो सही कदम हो वो उठाया जाता है। गठबंधन को लिखित संदेश एक औपचारिक आकार हासिल होता है, यानी गठबंधन में एक लिखित संदेश होता है, यानी एक डॉक्यूमेंट बनाया गया होता है। और ऐसे गठबंधन को यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि खतरा किससे है। ऐसे गठबंधन को यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि खतरा किससे है। हमें किसी मुल्क अथवा गठबंधन के मुकाबले अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। किसी मुल्क से या किसी गठबंधन से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए देश क्या करते हैं, गठबंधन बनाते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। ये जो गठबंधन होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। क्या होता है, जब हमारे राष्ट्रीय हित बदल जाते हैं तो राष्ट्रीय हितों के साथ गठबंधन में परिवर्तन आ जाते हैं। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में यह समझा जा सकता है कि किसी मुल्क की सुरक्षा को अधिकतम खतरे की सीमा के बाहर से होते हैं। देखिए, हम ये देख सकते हैं सुरक्षा की परंपरागत धारणा में समझा जा सकता है। सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा, उसमें हम ये समझ सकते हैं कि किसी मुल्क की सुरक्षा की अधिकतम खतरे की सीमा से बाहर से होते हैं। किसी भी देश को जो खतरे होते हैं वो सीमा से बाहर से होते हैं, हम पारंपरिक धारणा में समझ सकते हैं। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इस मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय शक्ति नहीं जो कि मुल्क के व्यवहार व बर्ताव पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो। हमारे पास कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति नहीं है जो किसी भी देश के व्यवहार या बर्ताव पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो। किसी देश के अंदर हिंसा के खतरे से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है। किसी भी देश के अंदर हिंसा से बचने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, जिसे हम सरकार कहते हैं, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। बाय।